हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारे वीडियो के 2 पार्ट पूरे कर लिए, जिसमें लहरों के राजहंस ये नाटक चल रहा था हमारा मोहन राकेश जी के द्वारा रचित। अब हम वीडियो का तीसरा भाग देख रहे हैं, जिसमें हमने उसको आधा पढ़ लिया था। हम यहाँ तक आ गए थे और इससे आगे है। हमारे पिछले वीडियो में अलका और सुंदरी की बातचीत चल रही है, जिसमें वो बोल रही है कि जो यशोधरा है वह यह नारी आकर्षण को पुरुष बनाती है और अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। इस बीच उन दोनों की बातें चलती है, इसी बारे में उन दोनों की बातचीत चल रही है। तो हम देखिए आगे देखते हैं। दूध फेन का उबाल है, यह दूध फेन का उबाल है। 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। बाहर उद्यान से हंसों का स्वर तथा उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। अलका: परंतु इससे पहले क्यों नहीं कभी? सुंदरी: ठहर सुन। उतरती रात में राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है। अलका: कुछ अव्यवस्थित आपको ऐसे नहीं लगा जैसे? सुंदरी: बोल नहीं, चुपचाप सुन। इस स्वर की कहीं तुलना है? कह नहीं सकती। क्या अधिक सुंदर है? ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की कल्लोल या झुटपुटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कूजन। हल्के से हंसकर कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर कभी इनसे भी वे निर्वाण और अमृतत्व की बात कहे। ये चोंच से चोंच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती लहरें जिधर ले जाएगी उधर को तैर जाएंगे। सोचती हूँ उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। चाहूंगी कि उस दिन। इस बीच एकाध बार पानी में पत्थर फेंकने का शब्द सुनाई देता है, फिर एक साथ कई पत्थर फेंकने का शब्द और साथ ही हंसों का आहत क्रंदन और उनके पंखों की तेज फड़फड़ाहट। सुंदरी बोलते बोलते रुककर उद्विग्न दृष्टि से उद्यान की ओर देखती है। किसकी धृष्टता है यह? कमलताल में पत्थर कौन फेंक रहा है? अलका: मैंने पहले भी ऐसा ही शब्द सुना था। रात के समय हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे। हंसों का क्रंदन धीरे धीरे हल्का पड़कर शांत हो जाता है। सुंदरी: उद्यान में जाकर देख, किसने ऐसी चेष्टा की है? कहना। मैं उसे अभी यहाँ बुला रही हूँ। अलका सिर हिलाकर बाई ओर से चली जाती है। सुंदरी उसी उद्विग्न भाव से श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती है, फिर चबूतरे के पास आ जाती है। अपनी उद्विग्नता को झपटने का प्रयत्न करती हुई नहीं समझ पा रही, आज कामोत्सव की रात को किसी का कमल ताल में हंसों के जोड़े पर पत्थर फेंकना, उन्हें आहत करना, यह एक आकस्मिक घटना है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न। परंतु निर्भर तो इस पर करता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा प्रयत्न किया है। अलका बाई ओर से श्यामांग को लिए हुए आती है। श्यामांग के चेहरे का भाव विक्षिप्त सा हो रहा है। उसे देखते ही सुंदरी की भौहें तन जाती है। तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे। श्यामांग: राजहंसों पर नहीं देवी। अलका बढ़कर सुंदरी की ओर जाती है और इसी बीच में ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आते जाते हैं। सुंदरी: राजहंसों पर नहीं तो किस पर? ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। छाया शब्द से श्यामांग की आंखों में भय सा लहरा जाता है। श्यामांग: छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वह एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। सुंदरी: वह एक और छाया थी? जान सकती हूँ कैसी छाया थी वह? श्यामांग: जाने कैसी छाया थी? जो जो अंधेरा गहरा होता रहा, वह छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। अलका कुछ कहना चाहती है, परंतु बिना कहे चबूतरे की ओर चली जाती है। सुंदरी: और तुम्हें बैठकर उस छाया को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? श्यामांग: काम? आपने कहा था न काम न करने के लिए। इसलिए कमल ताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए वहां चला गया था। वहां से देखा ताल की लहरों पर वह छाया उतरी है।
उतर रही है। कमल नाल, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वह छाया उन सबको लील जाएगी। ताल में तैरते राजहंसों के जोड़े को भी मुझे डर लगा। मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। सुंदरी, छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? श्यामांग, हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा कि छाया हिल रही है। वह हिली परंतु हटी नहीं। तभी राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए और जैसे छाया से बचने के लिए पुकार करने लगे। तब मैंने उस छाया को लक्ष्य करके कई पत्थर लगातार फेंके। इससे छाया कई टुकड़ों में बट गई, परंतु फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर उसने राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वे चित्कार कर उठे। सुंदरी, तुम समझते हो मैं तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज कामोत्सव के दिन तुमने ऐसा प्रयत्न क्यों किया है। तुम इस भवन के उन कर्मचारियों में से हो जो यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हो पाए, जो सदा इस खोज में रहते हैं कि कब और कैसे यहाँ के उल्लास को खंडित कर सके। अलका एक बार सुंदरी की ओर देख लेती है, फिर बढ़कर श्यामांग के पास जाती है। अलका, तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया? अपराध के लिए क्षमा मांग लो तो। श्यामांग, छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था अपराध था। यदि सचमुच अपराध था तो। अलका, क्यों फिर से वही बात किए जाते हो? क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाए और कब फेंकने लगे? श्यामांग, मेरा मन कहीं और था, पर मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह? और फिर सुंदरी एक पग उसकी ओर बढ़ जाती है। सुंदरी, नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था। तुम्हें आज सचमुच एक छाया ने घेर रखा है। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब भी वह छाया तुम्हारे सिर पर मंडरा रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं, आज के आयोजन में वह छाया तुम में से किसी को न घेरती तो अवश्य मुझे आश्चर्य होता। अब तुम्हें उस छाया से बचाए रखने का उपाय यही है कि कुछ समय के लिए तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। अलका, है व्यवस्थित नहीं देवी? सुंदरी उसकी बात की ओर ध्यान न देकर, वहां तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और वह छाया भी तुम्हारे पास नहीं फटकने पाएगी। दाईं ओर देखकर, जो भी द्वार पर हो श्वेतांग से कह दे कि उसे बुला रही हूँ। श्यामांग से, श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुँचा आएगा। श्वेतांग दाईं ओर से आता है। श्वेतांग, साभिवादन देवी। सुंदरी, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? श्वेतांग, हाँ देवी। सुंदरी, तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी? श्वेतांग, हाँ देवी। सुंदरी, तो एक काम तुम्हें और करना है। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है। इसे उस छाया से मुक्त करने के लिए। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ, छाया वहाँ है देवी, कमल ताल पर। जब मैं वहां से चला तब भी वह। श्वेतांग ध्यान से श्यामांग को देखता हुआ, मुझे लगता है देवी। सुंदरी, तुम्हें जो भी लगता हो आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ आओ। खड़े क्यों हो जाओ और जाकर आदेश का पालन करो। श्वेतांग पास जाकर श्यामांग की बाह हाथ में ले लेता है। श्वेतांग, आओ श्यामांग। श्यामांग, मैं तुमसे सच कहता हूँ श्वेतांग, मैं सोच कुछ नहीं रहा था। मुझे याद था तुमने कहा था कि सुंदरी इसे ले जाओ। मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। श्वेतांग श्यामांग को बाई ओर से बाहर ले चलता है। श्वेतांग चलते चलते, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामांग। तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ कहा था तो वह केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। श्यामांग, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था, सच कुछ नहीं कहा था, तो फिर मुझे क्यों लग रहा था कि अंतिम शब्द बाहर जाकर खो जाते हैं। सुंदरी मत्स्याकार आसन की ओर जाती है। अलका हाथ से अपने स्थान पर रुकी रहती है। सुंदरी न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा उलझन होती है। जब यह ऐसा कुछ नहीं करता तब भी जैसे मेरे हर विचार, हर कार्य के सामने यह एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा होता है। इसकी आंखों का भाव ही ऐसा है कि सहसा अलका पर दृष्टि पड़ जाने से, तुझे क्या हुआ अलका? तू वहां इस तरह क्यों खड़ी है? अलका अपने को सहेजने का प्रयत्न करती हुई, हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही बस। सुंदरी, ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है कि जैसे इधर आ मेरे पास।
अलका अपनी डबडबाई आंखें झपकती हुई उसके पास आ जाती है। बता नहीं क्या बात है, तू क्या फिर से अपशकुन की बात सोच रही है? अलका आंख झुकाकर, नहीं देवी, मैं केवल यह सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया शायद जानबूझकर नहीं किया। सुंदरी, तू श्यामा के लिए कह रही है? कुछ तीखे स्वर में। तो तू विश्वास करती है कि उसने सचमुच कोई छाया देखी है? अलका, नहीं, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, परंतु कितने दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है। सुंदरी सोचती, तो तू कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया उन्माद में किया? अलका, उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया। मैं कब से देख रही हूँ कि वह अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया जा रहा है, कि उसके मन में कुछ ग्रंथियां सी उलझ गई है जिसके कारण वह उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। देवी, मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ कर सके जिससे वह सुंदरी। तो तू कहना चाहती है कि, परंतु तेरे कहने का अर्थ यह है तो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कहने का अर्थ शायद इतना ही है कि उसकी ठोड़ी को छूकर उसका मुंह अपनी ओर कर लेती है। अच्छा बता, तू उससे प्रेम तो नहीं करती? अलका होठ काटकर सिर झुका लेती है। ओह, मैं नहीं सोचती थी कि तू, पर तू किसी से प्रेम करती है तो उस पर उस तरह के सपने कैसे देखती है? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।